व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये एक कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। क्लियर। देखिए, कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या होगा कि ये करंट स्टेट जो होता है थिंकिंग का एम्प्लॉय का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिपेंड करता है। जो कंटेंट थ्योरी थी यानी कि जो नीड हायरार्की हो गई, मैकलेंड नीड थ्योरी हो गई, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी हो गई, ये क्या है? कंटेंट थ्योरीज हैं। ये पीपल्स की नीड और उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे जो है बनाई गई हैं। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ये करंट स्टेट ऑफ थिंकिंग यानी कि आज के टाइम पे एम्प्लॉय क्या सोचता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या सोचकर वो मोटिवेट होगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ये विक्टर व्रूम ने जो है प्रपोज की थी 1960s में। तो उनका ये मानना था कि जो इंडिविजुअल है वो तभी कोई काम करेगा जब उसको लगता है कि उसके कुछ करने से कोई चीज़ अचीव हो सकती है। आप सपोज करें कि कोई एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय को लगता है कि अगर वो बेटर परफॉर्म करेगा यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, हाई परफॉर्मेंस लेके आएगा, सुपीरियर लेवल का परफॉर्मेंस लेके आएगा, तो उसका जो है प्रमोशन हो सकता है। तो फिर वो क्या करेगा? वो एक्ट करेगा यानी कि वो मोटिवेट होगा और वो हाई परफॉर्मेंस के लिए मेहनत करेगा, एफर्ट लगाएगा। तो यही व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि वो कितना भी मेहनत कर ले उसका प्रमोशन नहीं होना है, तो फिर वो मेहनत करेगा नहीं, यानी कि एफर्ट करेगा नहीं, वो मोटिवेट होगा ही नहीं। लेकिन किसी ऐसे पर्सन का, किसी ऐसे एम्प्लॉय का ये मानना है, उसका एक्सपेक्टेंसी है कि उसको लगता है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे मोटिवेशन मिल सकता है, तो वो क्या करेगा? वो मोटिवेट होगा और परफॉर्म करेगा। तो यही व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मोटिवेशन पे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो मोटिवेशन है, पहला वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स एक्ट व्हेन दे एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम देयर एक्शन, यानी कि जब इंडिविजुअल कोई भी होगा वो तभी काम करेगा जब उसको लगता है कि उसके एक्शन से यानी कि उसके काम करने से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपसे बोल दिया कि चलो यार कहीं घूम के आते हैं, आपको लगेगा घूम के आएंगे, पसीना होगा, गर्मी का टाइम है, जो है मेहनत लगेगी, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप मना कर देते हो। तो आप क्या देखते हो? फ़ायदा, यानी कि आपको लगता है कि इतना काम करने पे कुछ बेनिफिट होगा तभी आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो दैट इज एक्सपेक्टेंसी। क्लियर। तो इसको हम आल्सो नॉन एज VIE थ्योरी यानी कि वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गए, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि बिलीव दैट इंक्रीज एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, यानी कि आपका क्या बिलीफ है कि अगर आप एफर्ट ज़्यादा लगाओगे तो उससे क्या आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। विल माई एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस, मैं रात दिन एक कर दूं तो भी क्या मैं पास हो पाऊंगा, तो भी क्या मैं फर्स्ट डिवीजन ला पाऊंगा, तो भी क्या मैं डिस्टिंक्शन ला पाऊंगा। इसके बारे में आपकी क्या बिलीफ है, यानी कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो क्या उससे ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस आएगा। इस पर क्या मानना है आपका। वहीं पर दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, यानी कि जो परफॉर्मेंस आएगी उस परफॉर्मेंस से क्या बेनिफिट, क्या रिवॉर्ड या क्या आउटकम मिलेगा आपको। दैट इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी, यानी कि आपने एफर्ट लगाया, एफर्ट लगाने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी, अब उस परफॉर्मेंस बढ़ने से आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, डिस्टिंक्शन मिलेगा, मेडल मिलेगा, क्या मिलेगा? वो चीज़ इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहलाती है। बिलीव दैट हाई परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड, यानी कि आपका मानना है कि हाई परफॉर्मेंस से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन थर्ड इज वैलेंस, वैलेंस मीन्स कि जो रिवॉर्ड मिलेगा उसकी क्या वैल्यू है आपकी नज़र में। भाई सभी के लिए अलग अलग चीज़ें वैल्यूबल होती हैं। कुछ के लिए एज ए एम्प्लॉय बात करें तो कुछ के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है कि प्रमोशन, कुछ के लिए इंपॉर्टेंट होता है पैसा, कुछ के लिए इंपॉर्टेंट होता है पीस, कुछ के लिए इंपॉर्टेंट होता है पदवी। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है पर्सनल गोल्स होती हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जो उनको परफॉर्मेंस करने पर मिला है वो उनके लिए वैल्यूबल है या नहीं है। दैट इज वैलेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्म करने से एफर्ट लगाया, एफर्ट से हमारी परफॉर्मेंस आई, परफॉर्मेंस से जो हमें अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, वो कितना वैल्यूएबल है। तो ये भी जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। क्लियर। तो दैट इज एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों वैलेंस पे जो है खासकर फोकस करना चाहिए कि एम्प्लॉय के लिए क्या वैल्यूबल है, उसको क्या मोटिवेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करिए। तो अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड एम्प्लॉय वैल्यूज, किस टाइप का रिवॉर्ड जो है एम्प्लॉय के लिए वैल्यूबल है और उसको उसी टाइप का जो है रिवॉर्ड देना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो। क्लियर। तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल एफर्ट। यहाँ पे आप देखिए तीनों को अलग अलग याद कर सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी का मतलब एफर्ट, इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब परफॉर्मेंस और वैलेंस का मतलब कि रिवॉर्ड। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल एफर्ट के बारे में बात कर रहा है कि क्या उसका एफर्ट जो है वो हाई परफॉर्मेंस को लेके आएगा। क्लियर। इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या हो गया कि विल परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम, यानी कि जब ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा तो ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी, क्या ज़्यादा परफॉर्मेंस आने से उससे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कोई आउटकम आएगा। और तीसरा क्या हो गया? वैलेंस, यानी कि जब आउटकम आएगा तो क्या वो जो है वेरीली वैल्यूएबल होगा कि नहीं होगा, क्या वो मेरे
मेरे लिए डिज़ायरेबल है या नहीं, क्या मैं वही चाहता था जो आउटकम आया है उस एफर्ट को लगाने से, दैट इज़ वैलेंस। तो एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वैलेंस, यहाँ पे देखें कि तीन चीज़ें रिलेशनशिप निकल के आती हैं। पहला एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, यानी कि एफर्ट लगाने से परफॉर्मेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पहला रिलेशनशिप क्लियर। दूसरा क्या हो गया, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, यानी कि परफॉर्मेंस जो बढ़ी है उससे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्लियर। और तीसरा क्या होगा, रिवॉर्ड एंड पर्सनल गोल रिलेशनशिप, यानी कि जो रिवॉर्ड मिला है और जो मेरा पर्सनल गोल है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए वैल्यूबल है कि नहीं है जो रिवॉर्ड मुझे मिला है, दैट इज रिवॉर्ड एंड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। तो इन ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग यही तीन चीज़ें हैं जो किसी भी पर्सन्स को मोटिवेट करती हैं। हालांकि इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है, जिसके बाद फिर फर्दर जो है और भी मॉडल्स जो है जनरेट हुए थे कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, जैसे कि इक्विटी थ्योरी हो गया, री थ्योरी हो गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी हो गया, या सेल्फ एफिकेसी थ्योरी हो गया। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या फिर एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के भी नाम से जानते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि फेयरनेस, इक्विटी का मतलब क्या हो गया, फेयरनेस है, इम्पार्शियल। अब सपोज करिए कि आपके सामने एक जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है जो कि एमबीए किए हुए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है और उनको जो सैलरी मिल रही है वो $70K मिल रही है। वहीं पर दूसरा एम्प्लॉय है, वो भी एमबीए किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी सैलरी जो है $75K मिल रही है। तो यहाँ पे क्या इक्विटी है, क्या फेयरनेस है? तो नहीं, फेयरनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एमबीए 2 साल का एक्सपीरियंस दोनों ही एम्प्लॉय हैं, लेकिन सैलरी में डिफरेंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, इनइक्विटी है। तो यहाँ पे इक्विटी नहीं है और इसकी वजह से ही इस फेयरनेस नहीं है और फेयरनेस को मेंटेन करने की वजह से ही क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। तो यही जो है इक्विटी थ्योरी कहता है। इक्विटी थ्योरी क्या कहता है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू मेंटेन फेयर रिलेशनशिप बिटवीन देयर परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड इन कंपैरिजन टू अदर, यानी कि एक एम्प्लॉय कितना परफॉर्म कर रहा है उसको उसके बदले कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, और दूसरा एम्प्लॉय क्या परफॉर्म कर रहा है उसको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, इसके बीच में एक फेयर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो है पीपल मोटिवेट होते हैं। तो ये इक्विटी थ्योरी किस पे डिबेट करता है, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस, यानी कि जितना मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जितना मुझे सैलरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ही दूसरा वाला परफॉर्म कर रहा है उतना ही और उसको भी उतनी सैलरी मिल रही है, तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, कहीं ना कहीं क्या रहूंगा, सेटिस्फाइड रहूंगा। लेकिन अगर ओवर पेड इक्विटी है, यानी कि सपोज कि सामने वाला ही उतना क्वालिफाइड है जितना आप क्वालिफाइड है, उतना ही एक्सपीरियंस है सामने वाला है और उतना ही एक्सपीरियंस आपका भी है, लेकिन सामने वाले को कम पैसा मिल रहा है और आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आती है। अंडर पेड इनइक्विटी में क्या होता है कि यानी कि सामने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है, सब कुछ सेम है लेकिन सामने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डिजोनेंस में आते हैं। क्लियर। और इक्विटी यानी कि जब दोनों को बराबर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। तो इक्विटी थ्योरी यही कहता है कि जब जो है इनइक्विटी होती है तो कहीं ना कहीं इंप्लॉय वहाँ पे मोटिवेट होता है और एफर्ट करता है, एफर्ट लगाता है। तो ये जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी जॉन स्टेसी एडम्स द्वारा 1963 में, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडम्स इक्विटी थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस इक्विटी थ्योरी में 2 अजम्पशन थे। क्या थे? पहला कि इंडिविजुअल्स मेक कंट्रीब्यूशन यानी इनपुट एंड एक्सपेक्ट सर्टेन रिवॉर्ड यानी कि आउटपुट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, यानी कि आप ऑफिस में जाते हो कोई ना कोई काम करते हो, तो जो काम करते हो उसको हम कहते हैं इनपुट, और उस काम करने के बदले आपको जो है सैलरी मिलती है, फिर रिकॉग्निशन मिलता है या फिर कुछ और अवार्ड मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, आउटकम। तो ये सभी जगह पे होता है। वहीं पे दूसरा अजम्पशन क्या है कि दे एनालाइज वेदर एक्सचेंज इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट बाय कंपेयरिंग देयर इनपुट एंड आउटपुट विथ अदर। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो आप इनपुट लगा रहे हो उसके बदले जो आपको आउटपुट मिल रहा है आप उसको कंपेयर करते हो दूसरे के इनपुट और आउटकम से, और जब यहाँ पे फेयरनेस होती है तो आप सेटिस्फाई होते हो। अगर फेयरनेस नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आप डिजोनेंस में आओगे या फिर जो है गिल्ट फील करोगे और आप जो है क्या करोगे, मोटिवेट होगे कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए। क्लियर। तो इक्विटी थ्योरी में क्या कहा गया कि माई आउटकम डिवाइडेड बाई माई इनपुट इज इक्वल टू अदर्स आउटकम इज डिवाइडेड बाई अदर्स इनपुट। अगर ये है तो इक्विटी वहाँ पे होगा। इक्विटी थ्योरी यही कहती है, यानी कि फेयरनेस होना चाहिए। मैं जितना इनपुट लगा रहा हूँ और उसका जो आउटकम मुझे मिल रहा है उतना ही अदर्स के इनपुट जो लगा रहे हैं और उनका ही उतना भी आउटकम है, दोनों में बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पे इक्विटी होगी, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन अब सपोज करिए कि वहाँ पे जो है इनइक्विटी है, मतलब कि मेरा जो आउटकम है और मेरा जो इनपुट है वो दूसरे के आउटकम और दूसरे के इनपुट के इक्वल नहीं है। सपोज करिए कि MBA 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ ही है लेकिन $70K है, MBA 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ दूसरा पर्सन है उसका $75K, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनइक्विटी हो गया। या फिर MBA है और सैलरी 70,000 है और दूसरा जो है BA है उसकी सैलरी भी 70,000 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनइक्विटी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं नीचे कि 2 साल का एक्सपीरियंस है एक को और दूसरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल वाले को भी 75,000 और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले को भी 75,000 जो है मिल रहा है, तो इनइक्विटी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इनइक्विटी। इक्विटी कब होती, जब सेम एक्सपीरियंस के साथ सेम आउटकम होता,
दोनों ही पर्सन का, तो इनइक्विटी होता है। और जब इनइक्विटी होता है तो वहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे यानी कि तब क्या होता है, वहाँ पे मोटिवेट होता है इंसान, तो वो क्या करता है, इंक्रीज ऑन आउटकम, यानी कि वो क्या करेगा, अपने आउटकम को बढ़ाएगा, यानी कि बातचीत करेगा, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए बात करेगा, प्रमोशन के लिए बात करता है, ठीक है, अपने आउटकम को बढ़ाएगा। दूसरा है डिक्रीज या इंक्रीज ऑन इनपुट, यानी कि अपने इनपुट को या तो घटाएगा तो बढ़ाएगा, ज़्यादा मिल रही है तो घटा देगा, कम मिल रही है तो बढ़ाएगा, अपने इनपुट्स को बढ़ाएगा। यूज लेस और मोर एफर्ट एट टास्क, क्लियर, यानी कि दूसरे से ज़्यादा मिल रही है आपको तो आप क्या करोगे, कम परफॉर्म करोगे, लेकिन दूसरे से कम मिल रही है तो आप ज़्यादा परफॉर्म करोगे, क्लियर। तीसरा है लीव, यानी कि आप क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे इस ऑर्गेनाइजेशन को। फाइंड अनदर मोर इक्विटेबल जॉब, यानी कि कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल रही होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। तीसरा है नेक्स्ट चेंज रेफरेंट, यहाँ पे क्या करोगे, आप रेफरेंस को चेंज करोगे, यानी कि जिससे अभी तक आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे ना, उससे कंपेयर करने के बजाय आप दूसरे किसी से कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। फाइंड समवन एल्स टू हुम कंपेयर सेल्फ, यानी कि अब जो है पहले जिससे कंपेयर करके आप डिजोनेंस में थे, दूसरे किसी से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आप सेटिस्फैक्शन में आ जाएं। और नेक्स्ट है री इवेल्युएट अदर्स इनपुट, यानी कि दूसरे के इनपुट को री इवेल्युएट फिर से करोगे। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उतना सामने वाला पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी सैलरी ज़्यादा मेरी कम है, तो हम डिजोनेंस में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि शायद सामने वाले के इनपुट्स में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो, यानी कि सामने वाले ने सेम क्वालिफिकेशन, मैंने भी एमबीए उसने भी एमबीए, लेकिन हो सकता है उसने टैली अलग से कर रखी हो, या फिर हो सकता है उसने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो, तो कहीं ना कहीं जो है सामने वाले के इनपुट में हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो, तो उसको फिर से रिवैल्यूएट करिए कि सही कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले के इनपुट्स कुछ ज़्यादा हैं, एक्सेप्ट दैट अदर्स आर मोर क्वालिफाइड एजुकेटेड या फिर समथिंग एल्स, तो यहाँ पे रिवैल्यूएट करने की जरूरत होती है। तो इक्विटी थ्योरी यही कहता है, इक्विटी थ्योरी क्या कहता है कि पर्सन जो है अगर फेयरनेस नहीं होती तो वहाँ पे वो मोटिवेट होता है। री इन्फोर्समेंट थ्योरी, देखिए होता क्या है, नॉर्मल टेंडेंसी होती है सभी इंडिविजुअल की कि जब आप कोई ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जिसकी वजह से आपकी तारीफ होती है, आपको जो है कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो आप बार बार उसी बिहेवियर को शो करना चाहते हैं। वहीं पे जब कोई आप ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जिसकी वजह से आपको डांट पड़ती है या फिर आपको जो है नेगेटिव या पनिशमेंट मिलता है, तो आप उस बिहेवियर को दोबारा शो नहीं करना चाहते हैं। तो री इन्फोर्समेंट थ्योरी यही कहता है कि जब कोई ऐसा कोई बिहेवियर जिसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज आता है, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको री इन्फोर्स करना चाहिए, उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए उस बिहेवियर को, जिससे कि बार बार पॉजिटिव रिजल्ट आए। और कोई ऐसा बिहेवियर जिसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उस बिहेवियर को री इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। तो री इन्फोर्स मतलब कि मजबूत करना, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर को मजबूत करना, नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव करना या डिक्रीज करना, क्लियर। तो री इन्फोर्समेंट थ्योरी जो है BF स्किनर और उनके एसोसिएट्स ने दी थी, और उन्होंने क्या कहा कि सजेस्ट दैट बिहेवियर दैट हैज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज इज रिपीटेड, यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आता है, वो रिपीट किया जाता है बार बार लोगों द्वारा। और वहीं पे नेगेटिव इज नॉट रिपीटेड, यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आता है या नेगेटिव रिजल्ट आता है उसको रिपीट नहीं करते हैं। बट ऑब्वियसली बात है कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे, TT ने पकड़ लिया, आपके ऊपर फाइन लगी, तो अब दोबारा आप जो है बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करोगे, दोबारा वो बिहेवियर आप शो नहीं करोगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि आपके ऊपर जब फाइन लग गया, यानी कि रीइंफोर्स लग गया कि आप दोबारा वो बिहेवियर शो नहीं करोगे। तो बिहेवियर आर शेप्ड एंड सिलेक्टेड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो बिहेवियर होते हैं कि हम कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, कौन सा बिहेवियर नहीं शो करेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। यानी कि अगर जो है हमें अवार्ड मिलेगा, मॉनेटरी अवार्ड या फिर नॉन मॉनेटरी अवार्ड मिलेगा, सब लोग खुश होंगे, हम वो बिहेवियर बार बार करना पसंद करेंगे। वहीं पे ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से हमें डांट पड़ सकती है, फिर हमें जो है नेगेटिव कमेंट्स सुनने को पड़ सकते हैं, तो हम जो है वो बिहेवियर शो नहीं करेंगे। तो दैट इज बिहेवियर आर शेप्ड और सिलेक्टेड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो ये थ्योरी है किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ इफेक्ट पे, यानी कि रिजल्ट्स क्या होगा उस पे डिपेंड करता है। रिजल्ट अच्छा है तो बिहेवियर शो करेंगे, रिजल्ट खराब है तो वो बिहेवियर हम शो नहीं करेंगे, क्लियर। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरी एम्स एट इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर एंड डिक्रीजिंग नेगेटिव बिहेवियर। यहाँ पे क्या हो गया कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम एम्प्लॉय से ऐसा बिहेवियर चाहते हैं जिससे कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़े, प्रॉफिट ज़्यादा हो, सेल्स ज़्यादा हो, तो हम ऐसे बिहेवियर को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि मजबूत करेंगे उसको, जो है मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड देकर एम्प्लॉय को जो है हम उसको उसके बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से सेल्स गिर रहा है या परफॉर्मेंस गिर रही है तो उसको हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है उसको वो 4 तरीके से किया जा सकता है। पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तीसरा है पनिशमेंट और चौथा है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें
इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पॉजिटिव बिहेवियर शो किया गया है उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो बरकरार रहे, बल्कि वो और मजबूत हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उसको अवार्ड या फिर मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं। मॉनेटरी में उसको कैश बेनिफिट दे दिया, नॉन मॉनेटरी में उसको प्रेज कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, तालियां बजवा दी उसके लिए। तो दैट इज पॉजिटिव री। यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मोटिवेट किया जाता है। वहीं पे देखो दूसरा है नेगेटिव री। नेगेटिव री में क्या होता है कि स्ट्रेंथन वन बिहेवियर टू अवॉइड अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आपने जो बिहेवियर शो किया है उसका नेगेटिव रिजल्ट आया है तो दोबारा आप वो बिहेवियर शो ना करें, इसके लिए जो है रीइंफोर्स किया जाता है। तो इसमें जैसे क्या हो गया, क्रिटिसाइज, आपने किसी का मजाक उड़ाया और सामने वाले ने आपकी जो है बुराई कर दी, डांट लगा दी, तो आप दोबारा से किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। क्लियर? आपने जो है मेहनत नहीं की, उसका रिजल्ट जो आया कि आप सेल्स डाउन होगी कंपनी की, तो दोबारा से आप जो है वो काम नहीं करोगे जिसकी वजह से सेल्स डाउन हुई, बल्कि और मेहनत और एफर्ट लगाओगे। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वहीं पे तीसरा है पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या हो कि जब आप जो है किसी बिहेवियर को खत्म करना चाहते हो, दोबारा वो बिहेवियर हो ही ना, इसके लिए क्या करते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं। पनिशमेंट में क्या होता है कि डिसिप्लिनरी एक्शंस ले लिया जाता है। आपने कोई गलती की, आपकी सैलरी कट कर दी गई, आपको जो है डी प्रमोट कर दिया, आपकी सैलरी कट कर देगी, आपको जो है डिमोट कर दिया गया, आप जो है पहले एमडी थे, आपको जो है सेल्स एजेंट बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट मिल जाती है। क्लियर? और वहीं पे नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि आप जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को विड्रॉल कर लेते हो। सपोज करके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि जो एम्प्लॉय है उनके अंदर सोशल बिहेवियर डेवलप हो, तो उन्होंने कहा कि आप सभी लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं और सोशल बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी लोगों ने ग्रुपिंग इतनी बढ़ा ली कि अब जो वर्किंग है उनकी वो उसकी वजह से इफेक्ट हो गई। तो अब क्या किया ऑर्गेनाइजेशन ने, उस चीज को लिए कि ग्रुपिंग करें, उसको मोटिवेट करना बंद कर दिया, उसके लिए रेनफोर्समेंट करना बंद कर दिया। तो दैट इज एक्सटेंशन, विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। जब आप किसी बिहेवियर को खत्म करना चाहते हो, उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने लगता है, तो आप उसको विड्रॉल कर लेते हो। तो दैट इज एक्सटेंशन। क्लियर? तो इन 4 तरीकों से जो है री इन्फोर्स किया जा सकता है, यानी कि मोटिवेट किया जा सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो पॉजिटिव बिहेवियर को दोबारा शो करे और नेगेटिव बिहेवियर को दोबारा शो ना करे। डिटर्मिनेशन थ्योरी, ये जो थ्योरी डेवलप की गई थी एडवर्ड एल डेकी एंड रिचर्ड रियान द्वारा 1985 में। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। देखिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू मेक योर ऑन चॉइसेस, यानी कि जब आपके पास ये राइट होता है कि आप जो चाहें वो कर सकें, आपको अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है वैसे जी सकें। तो ये क्या करता है ना, ये आपको मोटिवेट करता है। इंटरनल मोटिवेशन, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, वो आपको जो है यहाँ पे मिलती है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि मीन्स एबिलिटी टू मेक योर ऑन चॉइसेस, टू लिव द लाइफ द वे यू वांट। आपको जो करना है, जब करना है, जैसे करना है, वो आपके ऊपर रहे, तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन कहलाता है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का ये मानना है कि पीपल फील मोटिवेटेड इफ दे हैव कंट्रोल ओवर देयर चॉइसेस एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, यानी कि जो पीपल सेल्फ डिटरमाइन होते हैं, यानी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो खुद सब सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उनको इससे मोटिवेशन मिलता है। यानी कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, कहते हैं ना भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, तो वो मोटिवेट होता है और उस काम को अच्छे से परफॉर्म करता है और बेटर परफॉर्म करता है। तो इसी को सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहते हैं। क्लियर? कैसे पता चलेगा कि कौन सेल्फ डिटरमाइन है, कौन सेल्फ डिटरमाइन नहीं है, और उसको उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट करना पड़ेगा। देखिए, सेल्फ डिटरमाइन पर्सन को ना आप इंट्रिंसिक रिवॉर्ड दोगे तो वो जल्दी मोटिवेट होगा, एक्सट्रिंसिक दोगे तो वो जल्दी मोटिवेट नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जैसे क्लैपिंग हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ये सारी टाइप के रिवॉर्ड जब आप ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं तो वो जल्दी मोटिवेट होता है। तो सेल्फ डिटरमाइन, जैसे कोई इंडिविजुअल है बिलीव्स दैट ही सी इज इन कंट्रोल ऑफ हर ऑन लाइफ, यानी कि उसको ये बिलीफ है कि उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है, वो जो भी उसका अगर वो कुछ करता है उससे सक्सेस मिलता है तो उसका क्रेडिट खुद लेगा, और अगर कुछ करता है उसमें उसको फेलियर मिलता है तो वो उसका भी ब्लेम अपने आप पे ही रखेगा। ये नहीं कि अगर कोई काम हुआ उसमें सक्सेस मिल गया तो मैंने किया है, अगर कोई काम हुआ और उसमें जो है फेल हो गया तो किसी और ने किया, ऐसा नहीं करते। वो सक्सेस हो चाहे क्रेडिट हो चाहे ब्लेम हो, दोनों ही अपने ऊपर लेते हैं। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इंस्टिंक्ट ऑफ ड्राइवन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। वो क्या है, सेल्फ मोटिवेट होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ये नहीं कि बाहर की रिवॉर्ड से, बाहर के लोगों को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस टाइप के लोग क्या होते हैं, वो सेल्फ डिटरमाइंड इंडिविजुअल होते हैं और इनके अंदर जो है हाई क्वालिटी यानी कि ज़्यादा पाया जाता है सेल्फ डिटरमाइंड। एब्सेंस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस लो सेल्फ डिटरमिनेशन, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती कि वो अपने चॉइसेस खुद बना सकें, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकें, क्रेडिट भी लें, ब्लेम भी लें, तो यानी कि उनके अंदर लो डिटरमिनेशन है, यानी कि वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उनके ऊपर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है 2 अजम्पशन जो है
सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पे लिया गया है। पहला है कि ह्यूमन हैव टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड फॉर ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी ह्यूमन बीइंग हैं ये माना जा रहा है कि उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा ग्रोथ के लिए आगे जाएंगे। ये नहीं कि आपने एक बार मेहनत की, आप फेल हो गए तो आप दोबारा ट्राई करोगे नहीं। ग्रोथ यानी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ आप डेवलपमेंट अपने अंदर करते रहते हो। और दूसरा जम्पशन क्या था कि यहाँ पे 3 नीड जो है वो आइडेंटिफाई की गई जिसके लिए ह्यूमन जो है वो मेहनत करता है। पहला कॉम्पिटेंस, यानी कि नीड टू बी इफेक्टिव इन डीलिंग विद इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, आसपास के लोग, गवर्नमेंट, इन सभी चीज़ों से डील करने के लिए कॉम्पिटेंस को डेवलप करता है ह्यूमन बीइंग। दूसरा क्या है, कनेक्शन और रिलेटेडनेस, यानी कि हैविंग क्लोज एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे ये नहीं कि आप अकेले बैठे हो घर के अंदर, नहीं, रिलेशनशिप जब होती है आपके माँ बाप, भाई बहन, इन सभी से जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, तो आप मोटिवेशन वहाँ से भी मिलता है। तो कनेक्शन और रिलेटेडनेस की नीड भी यहाँ पे होती है। और तीसरा है ऑटोनोमी, नीड ऑफ ऑटोनोमी, यानी टू कंट्रोल देयर कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमें कैसे जीना है वो हम खुद कंट्रोल करेंगे, दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये 3 नीड भी होती हैं जो ह्यूमन बींग्स, जो सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन होते हैं वो फुलफिल करते हैं। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी यही कहती है कि जो सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि जो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट भी लेंगे, ब्लेम भी लेंगे, और एक्सटर्नल सोर्सेस से जल्दी मोटिवेट नहीं होते, तो वो हाई सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं। और ऐसे लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड को सोच समझ के जो है इनको देना चाहिए, और इस पे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और उनको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, उससे जल्दी वो मोटिवेट होंगे। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, देखिए एफिकेसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी यानी कि एबिलिटी, और सेल्फ एफिकेसी यानी कि आपकी खुद की एबिलिटी, आपकी खुद की क्षमता, यानी कि आपका क्या मानना है आपके बारे में कि आप कोई काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दैट्स सो सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिशिएंसी। तो सेल्फ एफिकेसी मीन्स इंडिविजुअल्स बिलीव दैट ही इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का क्या बिलीफ है उसके बारे में, खुद के बारे में, कि क्या वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है किसी काम को। तो ऐसे पर्सन जिनकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, यानी उनको लगता है कि यस आई कैन डू इट, वो कोई भी काम कर सकते हैं, वो किसी भी टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे खासा एफर्ट लगाते हैं काम को कंप्लीट करने में। लेकिन वहीं पे जिन पर्सन्स की, जिन इंडिविजुअल की सेल्फ एफिकेसी लो होती है, यानी कि उनको लगता है कि वो नहीं, वो कर ही नहीं सकते, उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो ऐसे लोग किसी भी काम को करने में एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये खासकर ध्यान देना होता है कि किसी भी पर्सन की अगर सेल्फ एफिकेसी लो है तो उसको इंप्रूव करना होता है, डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करा के, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कंडक्ट करा के जो है उनकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाना होता है। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब यहीं पे यही चीज़ होती है कि जिसका खुद के बारे में मानना है कि हाँ ये दे कैन डू, उनकी सेल्फ एफिकेसी हाई है और ऐसे लोगों को मेंटेन रखना चाहिए, और जिनकी सेल्फ एफिकेसी कम है उनको सेल्फ एफिकेसी को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू बढ़ाना चाहिए। तो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल विथ हाई सेल्फ एफिकेसी पुट हार्डर एफर्ट्स टू गेट थिंग्स डन। तो जिनकी सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा है वो ज़्यादा मेहनत करेंगे काम को करने के लिए, जिनकी सेल्फ एफिकेसी कम है यानी कि उनको लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो बट ऑब्वियस बात है कि वो एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो ये जो थ्योरी है किसने दिया था, एल्बर्ट बंदुरा ने। तो एल्बर्ट बंदुरा ने जो है कुछ सोर्सेज बताए कि कैसे जो है सेल्फ एफिकेसी को इंप्रूव किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। तो उसमें से एक था परफॉर्मेंस अकम्प्लिशमेंट, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस उनका बताइए कि आपने पिछली बार ऐसा किया था, देखिए आपने वो काम अचीव कर लिया था, तो आज भी आप अचीव कर सकते हो। तो पास्ट एक्सपीरियंस से जो है आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, उसकी सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा है विकेरियस एक्सपीरियंस, यानी कि मॉडलिंग बाई अदर्स, यानी कि आप दिखाइए कि देखिए उसने भी, वो भी गरीब था लेकिन उसने पढ़ के जो है आज आईएएस बन गया है, तो आप भी जो है, आपके पास तो ये सारी रिसोर्सेज हैं तो आप भी पढ़कर आईएएस बन सकते हो। तो मॉडलिंग, दूसरे का एग्जांपल देके जो है आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। देन है सोशल पर्सुएशन, यानी कि कोचिंग हो गया, या फिर इवैल्यूएटिव फीडबैक, यानी कि आपके बारे में फीडबैक देना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर काबिलियत होती है लेकिन आपको नहीं पता होता है, तो उस केस में जब आप कोई सामने वाला फीडबैक देता है कि यस आप तो बहुत अच्छा गाते हो, आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये काबिलियत मेरे अंदर है, और फिर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती है। तो फीडबैक से भी जो है आपकी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव हो सकती है। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप कोई काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से भी जो है आपकी सेल्फ एफिकेसी घटती है या फिर बढ़ती है। क्लियर? तो ए पर्सन हु एक्सपेक्ट टू सक्सीड, यानी कि अगर किसी पर्सन का एक्सपेक्टेशन है कि उसको सक्सीड करना है तो फिर उसकी सेल्फ एफिकेसी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और अगर उसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो सेल्फ एफिकेसी क्या है, लो रहेगी। तो इन तरीकों से जो है सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज किया जा सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस, विकेरियस एक्सपेरिमेंट्स,
एक्सपीरियंस यानी मॉडलिंग, सोशल परसुएशन के थ्रू, या फिर फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है आप जो है पर्सनस के इमोशनल स्टेट्स को बनाओ कि अब वो एक्सपेक्ट करे कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। तो जब वो हासिल करनी है तो उसके अंदर वो काबिलियत भी धीरे धीरे उसके लिए डेवलप कर लेगा और सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ये कहते हैं। तो अगर आप सबसे पहले एक पिक देख रहे होंगे तो ये आप इस पिक्चर में देखेंगे तो आप बता सकते हैं क्या है, ये 6 है या 9 है। तो बट ऑब्वियस बात है, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 9 है और वहीं पे कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 6 है। तो यानी कि रियलिटी में वो चीज़ एक ही है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया जो है लोगों का अलग है, उन्होंने दूसरे तरीके से उसको परसेप्ट किया। कुछ लोगों ने उसको 9 कहा, कुछ लोगों ने उसको 6 कहा। इसी तरीके से अगर आप ये पिक्चर देखें तो इस पिक्चर में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ग्लास है और उसमें जो है पानी भरा हुआ है। अब वो भी पानी आधा भरा हुआ है। तो अब इसको लोग कहेंगे कि सर ये ग्लास नहीं बकेट है, तो यानी वहीं पे कुछ लोग कहेंगे सर ये हाफ एम्प्टी है, तो कहीं पे कुछ लोग कहेंगे कि हाफ फुल है, यानी आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो दोनों का रियलिटी में आधा ग्लास पानी है, ग्लास है उसमें आधा पानी है। तो लेकिन उसको बोलने का तरीका, कुछ लोगों ने उसको बोला कि ये तो आधा भरा है, कुछ लोगों ने कहा ये तो आधा खाली है। तो परसेप्शन यही चीज़ होती है। परसेप्शन परसेप्शन क्या होता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, यानी चीज़ों को समझने का प्रोसेस होता है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है वो बाहर से इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें एक्टिविटी हो रही होती हैं उनको देखता है और देख के उनको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उनके लिए एक मीनिंग जनरेट करता है, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालता है। तो उसी को कहते हैं परसेप्शन कहते हैं। तो क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइज इट, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करता है, एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम इट। अब सपोज करिए कि आप अपने कॉलेज में हैं या फिर जो है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो आपने देखा कि आपके बॉस या आपके डायरेक्टर या फिर आपकी फैकल्टी स्माइल कर रही है। तो अब स्माइल कर रही, इस चीज़ को आंखों ने देखा। अब आंखों ने देखा कि सर आपके जो है स्माइल कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को देखा, डेटा को रिसीव किया, ऑर्गेनाइज किया और आपने इसको समझा कि हाँ ये तो स्माइल कर यानी कि खुश हैं, ये खुश हैं, तो यानी कि आज आप उनसे अपना काम करवा सकते हैं। आज आपको लीव लेनी है तो आप लीव ले सकते हैं, या फिर कोई और काम है तो आप करवा सकते हैं। तो ये क्या है, ये परसेप्शन है कि आपने किसी को स्माइल करते देखा तो आपने सोचा कि वो खुश है, जबकि कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ परसेप्शन कहलाते हैं। तो इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस मतलब समथिंग दैट कॉज एक्टिविटी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देख के आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वो स्टिमुलस होता है। जैसे हॉट सरफेस, अब आपने हॉट सरफेस देखा तो आप उसको छूओगे तो तुरंत हाथ हटाओगे या फिर उससे दूर भागने की कोशिश करोगे, तो वो स्टिमुलस हो गया, यानी उसने एक्टिविटी को जनरेट किया। क्लियर। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है परसेप्शन, जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसके लिए कोई एक मीनिंग जनरेट करता है। यानी कि आपने बॉस को देखा, बॉस स्माइल कर रहे हैं, आपने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके आपने इंटरप्रेट किया कि हाँ आज बॉस हैप्पी है, बॉस खुश है। ठीक, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया, बॉस और बॉस की स्माइल, वो स्टिमुलस हो गया, उसको देख के आपने एक मीनिंग जनरेट किया, दैट इज योर परसेप्शन। क्लियर। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि चाइल्ड हिट ब्रदर आफ्टर सीइंग वायलेंट मूवी, यानी कि बच्चों को क्या होता है, इसलिए देखा कहा जाता है कि बच्चों को वायलेंट मूवी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको परसेप्ट कर लेते हैं। बच्चे ने वायलेंट मूवी देखी और उसने जो है उसको देखने के बाद अपने भाई के साथ फाइट किया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो वायलेंट मूवी है वो क्या हो गया, वो स्टिमुलस हो गया। उसने जो है एक्टिविटी जनरेट की, क्या एक्टिविटी जनरेट की, हिट, यानी उस बच्चे को उसने सिखाया कि आप हिट कर सकते हो अपने भाई को। तो हिट करना क्या हो गया, बिहेवियर, और चाइल्ड क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म, चाइल्ड क्या हो गया, इंडिविजुअल ने वायलेंट मूवी देखी यानी स्टिमुलस को देखा, और हिट यानी बिहेवियर उसने शो किया। तो ये परसेप्शन होता है। क्लियर। तो अब परसेप्शन जो है, ये जो है यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सेंसेशन और एक परसेप्शन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेंसेशन एक्चुअली में ना परसेप्शन से पहले आता है। सेंसेशन क्या है, आपके बहुत सारे सेंसरी ऑर्गेन होते हैं, 5 होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गेन है। अब ये सेंसरी ऑर्गेन जो होते हैं ना, ये इन्वायरमेंट से, जो आपके इन्वायरमेंट से वहाँ से डेटा कलेक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। जैसे अब हॉट सरफेस है, तो हॉट सरफेस को आपने जैसे टच किया तभी तो पता चलता है कि हॉट सरफेस है, या फिर उसमें से भाप निकल रही है, आग निकल रहा है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि हॉट सरफेस है, या उसको छू के समझ सकते हैं। यानी कि सेंसरी ऑर्गन आपके अंदर सेंसेशन क्रिएट करते हैं, और उस सेंसेशन के बेसिस पे आप जो है ऑर्गेनाइज करके उसके लिए कोई मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं। तो दैट इज परसेप्शन। क्लियर। तो सेंसेशन और परसेप्शन आपके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। सेंसेशन, वी यूज आवर सेंसरी ऑर्गन टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट कॉल्ड सेंसेशन, यानी कि सेंसेशन के थ्रू ही आप डेटा कलेक्ट करते हो। आपकी आंखों ने देखा, आईज ने देखा, ईयर ने, कानों ने सुना, नोज ने कुछ स्मेल किया, टंग ने कुछ टेस्ट किया, स्किन ने कुछ फील किया, तो यहां से आपके अंदर सेंसेशन आता है। उस सेंसेशन के बेसिस पे जो है आप उसको ऑर्गेनाइज करके एक मीनिंगफुल मीनिंग निकालते हैं, दैट इज एंड द ऑर्गेनाइज इट एंड डिराइव मीनिंग, दैट इज परसेप्शन। तो सेंसेशन से परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या करता है, परसेप्शन कोरिलेट, इंटीग्रेट एंड कॉम्प्रीहेंड डिफरेंट सेंसेशन। तो परसेप्शन का मतलब क्या हो गया कि परसेप्शन में हम
हम चीज़ों को, जो भी हम सेंसेशन से हमारे पास आ रही हैं, उसको हम कोरिलेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और कॉम्प्रीहेंड करते हैं डिफरेंट सेंसेशन को, तो दैट इज परसेप्शन। क्लियर। अब हम बात कर लें कि सेंसेशन दो, परसेप्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक इंटरनल परसेप्शन होता है और एक एक्सटर्नल परसेप्शन होता है। इंटरनल परसेप्शन जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं उसके लिए मीनिंग निकालना, दैट इज इंटरनल परसेप्शन। इंटरनल परसेप्शन जिसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सेंसेशन हो रहे हैं, उसकी कोई मीनिंगफुल मीनिंग निकालना, इंटरप्रिटेशन निकालना उसके लिए, दैट इज इंटरनल परसेप्शन। ठीक। जैसे कि हमें भूख लगी है, हम टायर्ड हैं, हम थक गए हैं, तो ये हमारा परसेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत चल के आए, हमारे पैरों में दर्द हुआ, हमको लगा कि हम थक गए हैं। हम बहुत मेहनत किए, हमारा पेट खाली सा लगा, हमको परसेप्शन निकला कि हम भूखे हुए हैं, तो दैट इज़ इंटरनल परसेप्शन। इसी तरीके से एक्सटर्नल परसेप्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक्सट्रोसेप्शन, यानी कि यहाँ पे आप बाहर के इन्वायरमेंट के लिए जो है मीनिंगफुल या फिर इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। स्टिमुलाई दैट आर एक्सटर्नल, यानी कि वो स्टिमुलस जो एक्सटर्नल होते हैं और उसके बेसिस पे जो आप इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता चलता है, इन्वायरमेंट के लिए आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल परसेप्शन। क्लियर। अब हम लास्ट टॉपिक, दैट इज परसेप्शन प्रोसेस। परसेप्शन प्रोसेस, देखिए डेफिनेशन से ही आप जो है परसेप्शन का प्रोसेस समझ चुके होंगे कि क्या होता है। कि इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल स्टिमुलस को देखता है, उससे सिलेक्शन करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रिटेशन करता है स्टिमुलस के लिए, तो दैट इज परसेप्शन प्रोसेस। तो परसेप्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? स्टिमुलाई, यानी कि परसेप्चुअल इनपुट कहते हैं उसको हम। यानी कि भाई आप बाहर में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ तो देखेंगे, और जो चीज़ देखेंगे उसी के लिए तो कुछ ना कुछ मीनिंग निकालेंगे। तो जो चीज़ आप देखेंगे, जो चीज़ आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन लेके आता है, दैट इज स्टिमुलाई। ठीक है। तो स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है, या फिर कोई पीपल भी हो सकता है। कोई चीज़ देख के आप जो है मूव किए, कोई चीज़ कोई इवेंट देख के आप जो है कोई मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाला, या फिर किसी पीपल को देख के इंटरप्रिटेशन। जैसे कि आपने बॉस को देखा, बॉस स्माइल कर रहे हैं, तो आपने क्या परसेप्शन निकाला कि बॉस आज हैप्पी हैं। ठीक है। तो ये चीज़ स्टिमुलाई कहलाता है। तो परसेप्शन इनपुट होता है जिसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, फिर कोई पीपल हो सकता है। उसको देखने के बाद जो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, अब वो क्या कहते हैं? सेलेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे परसेप्चुअल मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। बहुत सारे सेंसेशन होते हैं, तो बहुत सारे सेंसेशन में आप सभी सेंसेशन को एक साथ जो है आप जो है ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो कुछ सिलेक्टेड जो है आप इस सेंसेशन को वहाँ पे सेलेक्ट करते हो। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि सभी को नहीं, जो आपके कंसर्न होगा, जो आपसे रिलेटेड होगा, उसी को। भाई पब्लिक में चलते हो तो बहुत लोग हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन आप सभी को नहीं ध्यान देते हो। आप आपसे जो कंसर्न रखते हैं, आप उनको जो है उसको कंसीडर करते हो। तो सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, यहाँ पे बहुत सारे सेंसेशंस में से आप सिलेक्शन करते हो, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि साइज क्या है। सिलेक्शन के टाइम पे जब आप स्टिमुलाई को सेलेक्ट करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे फैक्टर्स को आपको देखना होता है, जैसे साइज, इंटेंसिटी, रिपीटिशन। जैसे एडवर्टीजमेंट बार बार आता है, रिपीटिशन हो रही है, कुछ नयापन है या नहीं है, या फिर उससे आप फैमिलियर हैं कि नहीं है, कॉन्ट्रास्ट कैसा है, मोशन कैसा है, आपका खुद का बिलीफ क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे आप जो है सिलेक्शन करते हो। सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हो गया कि आप जो है उसको ग्रुपिंग करते हो, या फिर प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस के बेसिस पे या सिमिलरिटी के बेसिस पे आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करके फिर आप जो है उसके लिए एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, उसका कोई मीनिंग निकालते हैं। क्लियर। तो ये परसेप्चुअल इनपुट होता है, स्टिमुलाई होता है। किसी ऑब्जेक्ट, इवेंट, पीपल को आपने आपके सेंसरी ऑर्गन देखा, उससे कुछ आपने स्टिमुलाई को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें आपने उसका इंटरप्रिटेशन निकाला, कि उसका कुछ मीनिंग निकाला, और उस मीनिंग के बेसिस पे आप जो है आपका एक्शन आता है, दैट इज परसेप्चुअल आउटपुट। उस मीनिंग जो भी आपने सोचा समझा, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होता है। नॉर्मली जो बिहेवियर होता है वो कोवर्ट बिहेवियर होता है। हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है कि कोवर्ट बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं कोवर्ट, ओवर्ट। तो नॉर्मली जो परसेप्शन में होता है वो परसेप्शन में कोवर्ट बिहेवियर होता है। कोवर्ट बिहेवियर मतलब कि आपके अंदर जो है चेंज होता है बिहेवियर, आपका बिहेवियर, जैसे एटीट्यूड, आपका बिलीफ, आपकी लाइकिंग, ये जो है चीज़ें चेंज होती हैं, दैट इज कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर जो ओपन, यानी ओपनली दूसरे को दिखती है वो बिहेवियर ओवर्ट बिहेवियर, जो कोवर्ट बिहेवियर जो आपके अंदर चेंज होती है। तो परसेप्शन में नॉर्मली पहले हमारे कोवर्ट बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि आप सपोज करिए कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा। अब एडवर्टाइजमेंट देखा तो आपको जो है परसेप्शन आपने निकाला कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब प्रोडक्ट अच्छा यानी कि आपका बिहेवियर चेंज हो गया, कोवर्ट बिहेवियर चेंज हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो आप जाके खरीद ही लेंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आपने सोचा, उसके बाद आप मार्केट में गए और प्रोडक्ट को परचेज भी कर ले, तो वो ओवर्ट बिहेवियर हुआ। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर, हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो बात की बात है। तो नॉर्मली कोवर्ट बिहेवियर जो है वो चेंज होता है परसेप्शन में। क्लियर। तो परसेप्चुअल इनपुट होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट, इवेंट, पीपल होंगे, उनको आप देखेंगे और जो है स्टिमुलाई को उनमें से सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे सेंसेशन हो रहे होते हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप सेलेक्ट करते हो स्टिमुलाई को, उसको ऑर्गेनाइज करते
करते हो प्रॉक्सिमिटी, ग्रुपिंग के थ्रू या फिर किसी और बेसिस पे। उसके बाद फिर आप जो है इंटरप्रिटेशन यानी मीनिंग निकालते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद जो है आपका बिहेवियर यानी कोवर्ट बिहेवियर शो होता है। तो देखिए परसेप्चुअल एरर होता क्या है, नॉर्मली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे अंदर एक सेंसेशन जनरेट होती है, और सेंसेशन को हम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट यानी कि हम उसको एक मीनिंग देते हैं, जज करते हैं। तो परसेप्शन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हम जब कोई परसेप्शन बनाते हैं तो वहाँ पे उस परसेप्शन को बनाने में यानी कि उस जजमेंट को करने में हमसे कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि परसेप्शन में एरर लेके आते हैं, यानी कि वो डिस्टॉर्शन लेके आते हैं। तो वही फैक्टर्स यहाँ पे आपको देखने, वही टाइप्स देखने हैं या फिर परसेप्चुअल एरर के टाइप्स देखने कि कौन कौन से एरर हो जाते हैं जब हम कोई परसेप्शन करते हैं, किसी को परसीव करते हैं, कोई जजमेंट बनाते हैं। तो परसेप्चुअल एरर का मतलब क्या हो गया कि इनएबिलिटी टू जज ह्यूमंस, थिंग्स और सिचुएशन फेयरली एंड एक्यूरेटली, यानी कि जब आप किसी भी सिचुएशन को, ह्यूमन को, सिचुएशन को या थिंग्स को सही तरीके से फेयरली और एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते तो वही एरर कहलाता है और परसेप्चुअल एरर कहलाता है। यानी कि रॉन्ग कंक्लूजन ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का गलत कंक्लूजन निकल के आया है, या फिर नॉट सीइंग द रियलिटी एज इट इज, यानी कि रियलिटी को एज इट इज ना देखना। आप सपोज करिए कि आप दिल्ली में बैठे हैं और आप जो है किसी पोस्ट के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, और आपको कोई एक ऐसा कैंडिडेट दिखता है जो कि यूपी से है और आप भी यूपी से, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी यूपी से है, जो इंटरव्यू देने आया है वो भी यूपी से है। तो अब आपके अंदर एक परसेप्शन रहता है, हाँ ये यूपी से है, मैं भी यूपी से हूँ, तो कहीं ना कहीं आप फेवरिज्म दिखा देते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी पे फोकस ना करके, उसके कैलिबर पे फोकस ना करके आप यूपी से आए हो, मैं भी यूपी से हूँ, तो उसको जॉब प्रेफर कर दोगे। तो ये परसेप्चुअल एरर हो जाता है, यानी कि हाँ मैं भी यूपी से हूँ, अच्छा हूँ, वो भी यूपी से, वो भी अच्छा होगा, तो ये एरर है। तो आपको यहाँ पे आपने फेयरली या एक्यूरेटली आपने जज नहीं किया, तो यही एरर कहलाता है। तो बहुत सारे टाइप के एरर होते हैं, तो वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन है, एट्रीब्यूशन एरर है, फर्स्ट इंप्रेशन है, हेलो इफेक्ट है, स्टीरियोटाइपिंग है, प्रोजेक्शन है, परसेप्चुअल सेट है, इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी है और एक्सपेक्टेंसी है। तो इन एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। तो देखिए सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एक तरीके का शॉर्टकट है पीपल को जज करने के लिए। सेलेक्टिव यानी कि देखिए नाम से ये सिलेक्टिव, यानी कि आप कुछ ही चीज़ों को ध्यान में रखते हो, बाकी चीज़ें नेग्लेक्ट कर देते हो। तो शॉर्टकट इन जजिंग द पीपल, पीपल टेंड टू सी व्हाट दे वांट टू सी, यानी कि इसमें पीपल वही चीज़, वही क्राइटेरिया या फिर वही चीज़ देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनके इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस, एटीट्यूड के बेसिस पे सिर्फ वही चीज़ों पे फोकस करेंगे जो उनको पसंद है, बाकी चीज़ें नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सपोज करिए कि आप जो है कार सर्च कर रहे हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको लंच करना है, तो अब लंच करने के लिए आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो आप नॉर्मली क्या करोगे कि आप यूपी के लोगों को प्रीफर करोगे कि कोई यूपी वाला मिल जाए, मैं उसके साथ बैठ के इस ऑफिस में लंच कर लूँगा। आपको बैंगलोर में जॉब मिली है और वहाँ पे जो है आप जॉब कर रहे हो, तो आप यूपी के पर्सन को प्रीफर करोगे। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया। ठीक है, या फिर आपको लगेगा कि हाँ ये यूपी से है तो ये सही तरीके से बात करेगा, हम इसी से बात करते हैं। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन, अपने इंटरेस्ट, अपने एक्सपीरियंस, अपने एटीट्यूड के बेसिस पे जो है आप जब किसी को जज करते हो तो वो सिलेक्टिव परसेप्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन एरर जो है दो फॉर्म में होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या और सेल्फ सर्विंग बायस। तो ये एट्रीब्यूशन एरर, एट्रीब्यूशन यानी कि जब आप किसी चीज़ को रिलेट करते हो किसी दूसरे चीज़ से, तो ये एट्रीब्यूशन एरर दो फॉर्म्स में होता है। पहला फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जिसको हम एट्रीब्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई भी आप अगर बिहेवियर शो करते हो तो कुछ ना कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होती हैं, तो पर्सनल फैक्टर होती है और सिचुएशनल फैक्टर होती हैं। तो जब कोई घटना हो रही होती है और आप वहाँ पे जो सिचुएशनल फैक्टर का इन्फ्लुएंस है उसको अंडर एस्टिमेट करते हो और पर्सनल फैक्टर को ओवर एस्टिमेट कर देते हो, तो उस टाइप के हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर एंड ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल फैक्टर इन इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। आप किसी के पर्सन का बिहेवियर को इवेल्युएट कर रहे हो तो उसके पर्सनल फैक्टर को ओवर एस्टिमेट और सिचुएशनल फैक्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिए। यानी कि क्या होता है, ब्लेमिंग द पीपल फर्स्ट नॉट द सिचुएशन, यानी कि आपने सिचुएशन क्या थी उस पर ध्यान नहीं दिया, आप सीधे पर्सन को जो है भला बुरा कहना स्टार्ट कर देते हैं। अब सपोज करें कि कोई कार डैमेज हो गई है, उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है या फिर कोई पर्सन जो कार ऑनर है वो चला रहा है, आप बगल से जाते हो, आप सोचते हो कि मैं उसको हेल्प कर देता हूँ या फिर कोई आइडिया दे देता हूँ, तो आप आइडिया देते हो बल्कि उल्टा आप पे चिल्ला देता है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि आप कहोगे कि वो पर्सन जो है जिसका कार ऑनर है, जो वो पर्सन खराब है, उसका बिहेवियर बहुत गंदा था। जबकि यहाँ पे ये भी हो सकता था कि वो सुबह से परेशान हो रहा हो, सिचुएशन भी ऐसी थी कि गाड़ी उसको कहीं पहुँचना था, गाड़ी खराब हो गया, वो उसमें परेशान था, तो इस वजह से उसने वैसा बिहेवियर शो किया। तो
यहाँ पे ये चीज़ होती है। वहीं पे दूसरा जो है सेल्फ सर्विंग बायस होता है। सेल्फ सर्विंग बायस यहाँ पे क्या होता है कि अगर अच्छा हुआ तो मैंने किया, लेकिन खराब हुआ तो ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर को आप रीजन दे दो, यानी कि लक ही खराब था, यानी कि लक खराब था, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अगर अच्छा किया होता तो आपने किया है, तो वो सेल्फ सर्विंग बायस होता है। एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर वाइल पुटिंग ब्लेम फॉर फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि अगर फेल हुए तो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लक हो गया, किस्मत ही खराब थी, ये आपने कह दिया। लेकिन अगर अच्छा किया था, मैंने मेहनत की थी, रात भर पढ़ाई की थी, इसलिए मैं नंबर 1 आया, तो ये सेल्फ सर्विंग बायस होता है। तो यहाँ पे भी जो है बायसनेस होती है, ये भी एरर है एक तरीके का। नेक्स्ट टाइप जो है आपका दैट इज फर्स्ट इंप्रेशन, जो ये टाइप ऑफ परसेप्शन एरर है। फर्स्ट इंप्रेशन देखिए नाम से ही क्लियर है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने ये जो है कहावत सुनी होगी, पहला इंप्रेशन जैसा गया वही आपका हमेशा वैसे इंप्रेशन बना रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जजिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फ्यू सेकंड एनकाउंटर, यानी कि जब आप किसी पर्सन से शुरुआत में मिलते हैं तो कुछ शुरुआत के कुछ सेकंड में ही जो वो आपके लिए परसेप्शन बना लेता है, या जिस तरीके से आपको परसीव करता है उसी के हिसाब से फिर वो आपको पूरा कंप्लीटली परसीव करता है, तो उसी को हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। इन दिस ड्यूरेशन फॉर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन फॉर द अदर, यानी कि शुरुआत के कुछ सेकंड में मिनटों में वो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियन बना लेता है और उसी के हिसाब से फिर आपको परसीव करता है। तो ये जो है फर्स्ट इंप्रेशन कहलाता है। जैसे कि क्लास में इंटर किए तो हमारा एक परसेप्शन होता है कि जो पहले बेंच पे बैठा होगा वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा और डिसिप्लिन होगा, तो ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो जैसे हम क्लास में गए, पहला बच्चा जो फर्स्ट बेंच पे जो है कोई बच्चा बैठा हुआ है तो हमारा लगे हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, हम इससे आगे बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर हमारा परसेप्शन क्या होता है कि लास्ट बेंच पे जो बैठा है वो अच्छा बच्चा नहीं होगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अंकित, अब बहुत सारे 4-5 बच्चे हैं तो उसमें से एक अंकित नाम का बच्चा है, वो जो है अपना होमवर्क कर रहा है, बाकी 4-5 बच्चे खेल रहे हैं और वो अंकित होमवर्क कर रहा है, तो हमारा इंप्रेशन क्या आएगा, जैसे हम देखेंगे हाँ ये बच्चा पढ़ने में तेज होगा, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान उनका नहीं है, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। तो ये भी क्या है, एरर है भाई। जरूरी नहीं कि वो उस वक्त होमवर्क कर रहा, हो सकता है उसके मम्मी पापा ने उसको डांट के बैठाया हो कि होमवर्क करो तुम बाद में खेलना, तो ये भी हो सकता है। तो ये एरर होता है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो एरर आता है दैट इज हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट यानी कि यहाँ पे सिंपल सा है कि आप जो है किसी पर्सन को उसकी एक या दो क्वालिटी के बेसिस पे आप जो है उसकी पूरी क्वालिटी को जज कर लेते हो। परसीविंग टोटल क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ परसीविंग फ्यू और वन क्वालिटी, यानी कि कुछ क्वालिटी के बेसिस आपने उसको पूरा उसकी पूरी क्वालिटी को परसीव कर लेते हो, तो दैट इज हैलो इफेक्ट। वन और फ्यू ट्रेट आर यूज टू मेक ओवरऑल जजमेंट फॉर द पीपल, यानी कि किसी भी पीपल के बारे में आप ओवरऑल जजमेंट करना है तो आपके उसके एक दो ट्रेट को देख के आप ओवरऑल जजमेंट कर देते हो, तो इसको कहते हैं हैलो इफेक्ट। यानी कि स्माइलिंग पर्सन इज ऑनेस्ट, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन स्माइल करता है तो वो ऑनेस्ट होगा, तो ऐसा जो नहीं है कि हर कोई जो हंसता है वो ऑनेस्ट हो गया, तो ये एरर होता है। हैलो इफेक्ट इसको कहते हैं, यानी कि एक दो बेसिस पे पूरे कंप्लीटली आप उसकी टोटल क्वालिटी को जज करते हैं। नेक्स्ट एरर है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको जज कर लेना। जजिंग और परसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप समवन बिलोंग्स, यानी कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट्स का नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसी हिसाब से हम आपको जज करेंगे। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके वर्किंग प्रोफेशनल जैसे होते हैं उस तरीके से हम आपको जज करेंगे। पर्सन इज नॉट परसीव्ड एज इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग एरर में पर्सन को हम एज ए इंडिविजुअल जज नहीं करते हैं, हम उसको एज अ ग्रुप जज कर लेते हैं। यानी कि कहते नहीं है कि अरे तुम बच्चे हो ये काम नहीं कर पाओगे, भाई क्यों बच्चे काम नहीं कर पाते समझ में आता है, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चा काम कर ले जाए, तो लेकिन बच्चे के ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि पुलिस टेक ब्राइब्स, अब जो है हमारे धारणाएं बनी है कि नॉर्मली पुलिस जो है वो घूस लेती है, लेकिन जो नहीं कि हर पुलिस घूस लेती है। इसी तरीके से पॉलिटिशियन आर करप्ट, यानी कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, तो आपको जज करना चाहिए सही तरीके से, ये नहीं कि वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो भी करप्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग एरर होता है कि जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो उसके बेसिस पे उसको जज कर देना, ये स्टीरियोटाइपिंग एरर कहलाता है। नेक्स्ट जो एरर है दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है कि प्रोजेक्शन में आप जो है जजिंग और परसीविंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ परसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप अपने बेसिस पे दूसरे को जज करते हो। आप जैसे हो आप वैसे सोचते हो कि सामने वाला होगा, अगर होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो गलत। जैसे कि एक डिसऑनेस्ट पर्सन को क्या है, डिसऑनेस्ट पर्सन को दूसरा डिसऑनेस्ट पर्सन ही दिखता है, ठीक है, एक ऑनेस्ट पर्सन को दूसरा पर्सन ऑनेस्ट दिखेगा। तो जजिंग और परसीविंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ परसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेरी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप होगे नहीं हो, अगर आप भी उस तरीके से यानी कि आप भी अच्छे होगे, या फिर मैं बोल रहा हूँ तो आप भी
बुरे हो गए, तो प्रोजेक्शन होता है अपने आप को दूसरे में प्रोजेक्ट कर लेना, दैट इज प्रोजेक्शन एरर, ये भी एरर होता है। नेक्स्ट जो एरर है दैट इज परसेप्चुअल सेट। परसेप्चुअल सेट क्या, इसको हम कहते हैं मेंटल सेट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रीवियसली अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के ऊपर हमने कोई बिलीफ बना ली है, तो उसके मैचिंग में अगर अब आगे चल के हम कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखेंगे, पर्सन देखेंगे, तो हम उसके बारे में भी वही सोचेंगे जो हमने पहले सोचा था। तो ये परसेप्चुअल सेट कहलाता है, यानी कि ऑल्सो नॉन एज मेंटल सेट, परसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और पर्सन। यानी कि आप वहां पे मिले थे, आपने वैसा किया था, तो आप यहां आज मिले हो तो आज भी वैसा ही कर सकते हो जैसा कि आपने उस दिन किया था। ये परसेप्चुअल सेट होता है। किसी भी पर्सन के बारे में पहले से कोई बिलीफ बना लेना, तो उसको आगे चल के उसी के हिसाब से काम देखते रहना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लिए कि कोई मैनेजर है, उसने कहीं पे मैनेजमेंट के पोस्ट पे काम किया, मैनेजर के पोस्ट पे काम किया, तो वहां पे उसने देखा कि वर्कर्स जो है नॉर्मली लेजी होते हैं और वो कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से जितना फायदा हो सकता है उतना उठाना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, एक परसेप्चुअल सेट बना लिया, माइंडसेट बना दिया कि वर्कर्स ऐसे होते ही हैं, वो लेजी होंगे, काम नहीं करेंगे और पैसा जितना ऐंठना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से ऐंठ सकते हैं। तो ये क्या है, अब वो कहीं पे भी एज अ मैनेजर जाएगा तो उसके लिए वर्कर्स के लिए ऐसा ही थॉट रहेगा कि वर्कर्स लेजी होते हैं और वो जितना गेन चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से उतना लेते हैं। तो दैट इज परसेप्चुअल सेट, यानी कि आपने पहले से किसी के बारे में धारणा बना दी, अब उसके बारे में उसको ऐसे ही जज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी। इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है एक ट्रेट को दूसरे ट्रेट से जोड़ देते हो, एक ट्रेट को, किसी पर्सन के एक ट्रेट को उसके दूसरे ट्रेट से जोड़ देते हो, तो दैट इज इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी एरर। यानी एसोसिएटिंग वन ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल विथ हिज अदर ट्रेट, यानी कि आप ही के एक ट्रेट को दूसरे ट्रेट से अटैच कर दूं, तो ये इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी हो। यानी कि आपका, मैंने कोई ट्रेट देखा कि आप हार्ड वर्किंग हैं, तो मैंने मान लिया कि आप ऑनेस्ट भी होंगे, तो ये एरर है, ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग है तो आप ऑनेस्ट भी होंगे, ये एरर है। तो इसलिए ये एरर अवॉइड करना चाहिए परसेप्शन के टाइम पे। एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट देन ही विल बी हार्ड वर्किंग, ये एरर है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट जो एरर है परसेप्चुअल का, दैट इज एक्सपेक्टेंसी। अब एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो वो मतलब होता है। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब कि जो हम सोचते हैं वैसा हम रियलिटी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम परसीव करते हैं पीपल को ऑन द परसीवर एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो परसीव कर रहा है उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है सामने वाले को परसीव करते हो। अब सपोज करिए कि आप जो है, कोई पर्सन है वो मैनेजर बन गया, तो अब आप जब उसको परसीव करोगे ना, तो उसको मैनेजर्स की क्वालिटी के हिसाब से उसको परसीव करोगे, और जरूरी नहीं कि ऐसा उसके अंदर क्वालिटी हो, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग उसको जज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, इज एन एक्सपेक्टेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव, अबाउट समथिंग और समवन दैट कैन अफेक्ट ए पर्सन्स बिहेवियर। यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो चाहे नेगेटिव एक्सपेक्टेशन हो, जो कि आपके बिहेवियर को, पर्सन्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि ए पर्सन ऑफ हाई स्टेटस इज परसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट ही हैज सर्टेन डिजायरेबल ट्रेड, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आपके पास कुछ डिजायरेबल ट्रेट हैं, उसके हिसाब से हमने आपको परसीव कर लिया कि आप हाई स्टेटस के हैं। तो ये जो है गलत या परसेप्चुअल एरर हो जाता है। तो ये कुछ डिस्टॉर्शंस इन परसेप्शन थे, परसेप्चुअल एरर थे। होप कि आपको डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।